हेलो एवरीवन। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग काइनेमेटिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी का जो एक पार्ट बचा हुआ है कि जब एक तो गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स देखेंगे हम लोग, ठीक है, जो कि उसने फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए किसी एच हाइट से अगर बॉल अगर फ्रीली फॉल हो रहा है या ड्रॉप कर दिया गया है तो उस केस में डिस्टेंस ट्रैवल्ड का रेशियो क्या होता है टाइम के साथ। एक तो वो देखेंगे हम लोग आज के इस लेक्चर में, और दूसरा जब एयर रेजिस्टेंस कंसीडर किया जाए, ठीक है, जैसे ही अगर हम लोग मान लो कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप करें तो उस केस में अगर एयर रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे तो किस तरह का मोशन होगा। इसके पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट कर रखा है, ठीक है, लेकिन आज जो हम लोग देखेंगे कि एयर रेजिस्टेंस अगर कंसीडर किया जाए तो उस केस में पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसा होगा, किसी टी टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर। गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है। ये डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं इस तरीके के, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारे पास हमने एक बॉल को किसी एच हाइट से ड्रॉप कर दिया हमने, ठीक है। जैसे ही एच हाइट से एक बॉल को ड्रॉप कर देते हैं तो ये हमें पता है कि यार ये जो बॉल अगर इनिशियली हमने ड्रॉप कर दिया है, ठीक है, मान लो काफ़ी ऊंचाई एच हाइट अपन ने ले लिया, अगर इस केस में अगर ड्रॉप किया गया है तो इनिशियल वेलोसिटी जो होगी बॉल की वो कितनी होगी, 0, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। ये चीज़ें हमें पता है, इनिशियल वेलोसिटी बॉल की कितनी होगी, 0। तो एक डायरेक्शन को हम लोग क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव, और दूसरे डायरेक्शन को हम क्या ले लेते हैं, नेगेटिव। अब हमें निकालना है कि किसी टी टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है और उसके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो कितना होगा, ठीक है। तो चलो भाई v बराबर u प्लस ए टी हम लोग अप्लाई करेंगे। तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी अगर अप्लाई करें तो इनिशियल वेलोसिटी 0, v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -10 इंटू टी, यानी ये हमारे पास क्या आएगा, v इक्वल्स टू -10t किसी भी t टाइम पे वेलोसिटी, ठीक है। और एक और चीज़ हमें देखना है s डिस्प्लेसमेंट, s इक्वल्स टू कितना आएगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ देखो यार नीचे के डायरेक्शन में आ रहा है वेलोसिटी, हमेशा नीचे के डायरेक्शन में रहेगी, इसीलिए क्या साइन आ रहा है, नेगेटिव साइन। यहाँ पे अगर देखें तो u 0 हो जाएगा तो -1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, यानी किसके बराबर, -5t²। यहाँ भी जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -5t², और v बराबर क्या हो जाएगा, -10t के बराबर। तो चलो यार देखते हैं अपने पास क्या आता है। t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे अगर देखें, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे देखें तो भैया वहाँ पे क्या पुट करेंगे, 1, तो क्या आएगा, -10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। पहले एक बार वेलोसिटी देख लेते हैं। t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे अगर देखें तो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी, तो वहाँ -20 मीटर पर सेकेंड। और इसी तरह से अगर t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे पुट करे तो कितना आएगा, तो -30 मीटर पर सेकेंड। ये कंटिन्यूसली ये नीचे जाते जाएगा जहाँ तक अपने पास ग्राउंड हो। इसके बाद अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो s इक्वल्स टू क्या आएगा, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, s1। s1 इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा, s1 इक्वल्स टू t इक्वल्स टू 1 पुट करो, -5 मीटर, यानी ये नीचे के डायरेक्शन में कितना आएगा, -5 मीटर, ठीक है। अगर हम लोग देखें s2 की वैल्यू अगर देखें, s2 का मतलब क्या हो गया कि 0 से लेके 2 सेकेंड तक, यहाँ दो तरीके का रेशियो हम लोग निकालेंगे, एक 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 ऐसे। तो s2 हम लोग नाम दे दे रहे हैं किसको, 0 से लेकर के 2 सेकेंड तक का, ये कितना आएगा, s2, ये आ गया 5 मीटर, ठीक है। s2 की वैल्यू, s2 इक्वल्स टू 2 पुट करोगे, -20 मीटर, ये कितना आएगा, ये नीचे के डायरेक्शन में s2 इक्वल्स टू -20 मीटर, ठीक है भैया। इसके बाद अगर हम बात करें पूरे 3 सेकेंड की बात करें तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, s3 इक्वल्स टू, यहाँ फुट करो, कितना आएगा, -45 मीटर। चलो भैया ये आ गया अपने पास, s3 कितना आ गया, -45 मीटर। नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है,
क्योंकि ये हमें बताएगा कि डायरेक्शन किधर की तरफ है, नीचे के डायरेक्शन में। तो चलो यार, गैलीलियो ने क्या किया था कि इन्हीं डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकाला था, ठीक है। तो पहले एक बार हम साथ में वेलोसिटी का भी रेशियो निकाल ही लेते हैं। तो v1 इज टू वेलोसिटी एट 1 सेकेंड इज टू वेलोसिटी एज 2 सेकेंड इक्वल्स टू वेलोसिटी एज 3 सेकेंड। अगर बात करें तो ये किसके बराबर आएगा, ये लगभग यहाँ से अगर देखें तो ये कितना 10, 20, 30, तो ये कितना आ जाएगा 1:2:3 ऐसे जाता जाएगा। अगर हम ये रेशियो निकालें कि पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा s कौन सा 0 से 1 इज टू s 0 से 2 इज टू s 0 से 3 और ऐसे ही कॉन्टिन्यूसली जाएगा। तो क्या हो जाएगा 0 से 1 5, ओके। ये मैग्नीट्यूड देख रहे हैं 0 से 2 20 इज टू 0 से 3 45, यही आएगा। ये कॉन्टिन्यूसली जाएगा यानी 1:4:9 ऐसे ही जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर इज टू 2 का स्क्वायर इज टू 3 का स्क्वायर इज टू कॉन्टिन्यूसली जाएगा। अब गैलीलियो ने रेशियो क्या निकाला था, s 0 से 1 इज टू s 1 से 2 इज टू s 2 से 3, ये निकाला था उसने। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर, इसी को बोलते हैं गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर। ये जो हम लोग निकाल रहे हैं, तो 0 से 1 में कितना चला 5, ठीक है। उसके बाद 1 से 2 में तो यार देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट 20, ये 5 तो चला कितना 15, ठीक है। उसके बाद 2 से 3 में कितना चला 25, ये लो भैया 25 इज टू ऐसे जाएगा, क्या आएगा 1:3:5:7:9। ये जो लॉ था यही हमारा क्या कहलाता है, गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर। तो कभी कभी हमें क्वेश्चंस में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि हाँ यार s 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3 पूछ दो, ये डायरेक्ट पूछ लेंगे। ये 0 to 1, 0 to 2, 0 to 3 ये पूछ लेंगे। तो ये रेशियो नॉर्मली हमें याद रखना है, ठीक है। बाकी निकालना चाहे तो कोई बड़ी बात नहीं है, उस एट द इंस्टेंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ हमें क्या ध्यान रखनी है कि पार्टिकल जब ऊपर से नीचे आएगा तो वेलोसिटी हर एक सेकेंड में कितने से बढ़ेगी 10 मीटर पर सेकेंड से। भाई जो एक्सेलरेशन होता है वही तो होगा। तो अगर पार्टिकल जो है वो अगर ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, अगर ड्रॉप किया गया, ठीक है, ड्रॉप्ड अगर हो तो उस केस में क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीजेज कितने से बाई 10 मीटर पर सेकेंड इन एवरी सेकेंड, या 10 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड, ठीक है। ये हर एक सेकेंड में कितने से बढ़ेगा 10 मीटर पर सेकेंड से। और एक बात देखो, ये चीज़ थोड़ा समझने का फ़ायदा हो जाता है कि कभी कभी कुछ क्वेश्चन जो रहते हैं डायरेक्ट हो जाएंगे। और वही अगर मान लो थ्रोन अपवर्ड डायरेक्शन, थ्रोन अपवर्ड, तो उस केस में क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीजेज बाई कितने से डिक्रीज होगा 10 मीटर पर सेकेंड हर सेकेंड में। एवरी सेकेंड जो होगा पार्टिकल जो होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी 10 मीटर पर सेकेंड से डिक्रीज होगी। यानी देखो इसका फ़ायदा क्या होता है इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखने का। मान लो किसी ने 10 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया, तो ये इसका बोला जाए कि यार ये कब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, ये सब सवाल फटाफट बिना कैलकुलेशन बिना कॉपी पेन चलाए ही हो जाएगा। तो हमें पता है 1 सेकेंड बाद 10 से घटेगा, यानी कितनी देर बाद, तो t = 1 सेकेंड बाद वो कहाँ पहुंचेगा एट मैक्सिमम हाइट। अगर पूछा जाए टाइम ऑफ फ्लाइट तो कितना होगा, जितना जाने में उतना आने में, यानी 2 सेकेंड। किसी ने बोला चलो भाई ऊपर की तरफ 40 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया, तो देखो यार 4 ऊपर 4 जाने में 4 आने में, टाइम ऑफ फ्लाइट 8 सेकेंड, ठीक है। किसी ने 60 मीटर पर सेकेंड से थ्रो कर दिया, तो 6 सेकेंड जाने में 6 सेकेंड आने में। तो टाइम ऑफ फ्लाइट ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट से कभी कभी जो क्वेश्चन ईजी आते हैं तो वो डायरेक्ट ऐसे ही हो जाएगा, हम लोग डायरेक्ट कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ का फ़ायदा ये होगा कि अपन ये छोटे छोटे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। चलो यार, एक और टाइप का क्वेश्चन क्या आता है अपने पास कि जैसे अगर एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट किया हुआ रहा है, उस केस में आता है कि कभी कभी ये लोग क्या करेंगे कि कभी M1 मास का M2 मास का दोनों अलग अलग मास के बॉल को ड्रॉप कर देंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। तो वो भी एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, एक छोटा कॉन्सेप्ट की तरह कि मान लो अपने पास एक M1 मास का बॉल है, इसको भी ड्रॉप किया गया यानी इनिशियल वेलोसिटी 0। एक M2 मास है, इसको भी ड्रॉप किया गया है यानी इनिशियल वेलोसिटी 0।
कितनी हाइट से ड्रॉप किया गया, सेम हाइट से दोनों को भाई, ये ग्राउंड से अर्थ से h हाइट ऊपर की तरफ से, ठीक है। तो चलो यार, इसमें कभी कभी पूछे कितनी सेम वेलोसिटी से स्ट्राइक करेंगे या टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, तो ये सब चीज़ें अगर वो पूछते हैं तो कोई दिक्कत नहीं यार। यहाँ से देखो यार, दोनों के लिए हमने ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया और नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव, ठीक है। फॉर बोथ बॉल अगर बात करें, फॉर बोथ बॉल्स, ठीक है, इसके लिए अगर देखें तो एक्सेलरेशन दोनों का क्या होगा, -g होगा। ध्यान रखना ये चीज, देखना पहले ये चीज माना गया था कि अर्थ जो है अलग अलग मास के ऑब्जेक्ट के लिए एक्सेलरेशन अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन हमने देखा बाद में ये चीज प्रूफ हो गया कि अपने पास क्या होगा, सबके लिए जो एक्सेलरेशन होता है वो सेम होता है, चाहे 10 kg हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, जितनी kg का भी मास हो, सबके लिए एक्सेलरेशन सेम। और एक बात देखो, इनिशियल वेलोसिटी दोनों का सेम है। यहाँ से अगर देखें तो v बराबर u प्लस ए टी अप्लाई करें, कब, वेलोसिटी ऑफ लैंडिंग की बात करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ लैंडिंग अगर देखें, मान लो ये t टाइम में आ रहा है, तो t टाइम में आ रहा है तो v बराबर कितना जाएगा, -10t, ठीक है। और टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा वो दोनों का अगर देखा जाए तो s इक्वल्स टू क्या आएगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s कितना, तो डिस्प्लेसमेंट भैया -h, u कितना 0, -1/2 इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। टी की वैल्यू किसके बराबर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2h/g, ठीक है, 2h/g। तो यहाँ देखो दोनों के लिए h क्या है, सेम, g क्या है, सेम, तो दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, सेम, वेलोसिटी ऑफ लैंडिंग भी क्या होगी, सेम। यानी अगर आप एक बड़े से पत्थर को भी अगर ड्रॉप कर रहे हो अपने छत से, ये एक छोटे से बॉल को भी अगर थ्रो कर रहे हो, दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम, और दोनों क्या होंगे, सेम टाइम पे स्ट्राइक करेंगे। तो क्या होगा कि बोथ बॉल्स विल हिट ग्राउंड at same time and same velocity। दोनों क्या होंगे, सेम टाइम पे स्ट्राइक करेंगे और सेम वेलोसिटी से, ठीक है ना। ध्यान रखना ये चीज। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना, क्यों, क्योंकि अपने पास एक्सेलरेशन दोनों का सेम है भाई, तो सारी चीजें क्या होंगी, सेम, डिस्प्लेसमेंट सेम है तो सारी चीजें सेम होंगी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कौन सा, कि जब अगर एयर रेजिस्टेंस कंसीडर किया जाए, जब एयर रेजिस्टेंस कंसीडर किया जाए, एक हम लोग ले लेते हैं कि जब एयर रेजिस्टेंस, कभी कभी क्या रहेगा क्वेश्चन में कांस्टेंट दे देगा कि चलो यार भाई एक एयर ड्रैग फोर्स कांस्टेंट होता है, ठीक है। लेकिन ये एयर रेजिस्टेंस पहले समझ लेते हैं होता क्या है। जैसे मान लो सपोज ऐसे फील करना, अगर हम एयर में चलते हैं ना, एयर में जैसे मान लो सपोज हवा में उड़ रहे की बात नहीं हो रही, मतलब ग्राउंड में ही चलते हैं तो हमारे आसपास एयर पार्टिकल्स हैं, तो वो भी हम पे, जैसे अगर सपोज मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ तो वो मेरी वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। ये ज़्यादा फील कब आएगा, जब ऐसे फील करो ग्राउंड पे अगर आप मूव कर रहे हो तो 10 मीटर पर सेकंड से मैक्सिमम मूव कर सकते हैं। अगर आप वही चीज़ 10 मीटर पर सेकंड से वाटर में मूव करोगे तो नेट जो आएगा वो कुछ कम आएगा। क्यों, क्योंकि वाटर आप जब मूव करोगे वाटर के अंदर तो वाटर आपके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। अगर मैं इधर की तरफ मूव करूं तो वाटर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो ये होता है वाटर का रेजिस्टिव फोर्स। तो सेम तरीके से क्या होता है कि एयर के अंदर भी जब हम मूव करते हैं तो वो भी फोर्स एक्सर्ट करता है, लेकिन एक्चुअल में हमें वो फील इसलिए नहीं होता क्योंकि वो फोर्स जो होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है। वो फोर्स तब फील होगा आपको जब आप आंधी वगैरह चले, तूफान वगैरह चले, उसमें अगर आप मूव करोगे तो देखते होगे कि फोर्स लगता है, उसमें थोड़ा फील होता है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो हर एक केस में हर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है तो कुछ ना कुछ एयर जो है वो फोर्स एक्सर्ट करेगा ही करेगा, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एयर रेजिस्टेंस, जो कि हम लोग अभी तक नेग्लेक्ट करते आ रहे थे, ठीक है। लेकिन अब हमें इसको भी कंसिडर करके चलना है, ठीक है। हमें अब एयर रेजिस्टेंस कंसिडर करके चलना है। और एक बात ध्यान रखो, एयर रेजिस्टेंस जो होता है वो, या रेजिस्टिव फोर्स जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू वी होता है और माइनस वी होता है। रेजिस्टिव फोर्स जो होता है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू माइनस वी। माइनस वी का मतलब क्या हुआ कि जिस डायरेक्शन में मैं मूव करूंगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। जैसे मैं अगर इधर मूव करूंगा तो एयर रेजिस्टेंस पीछे की तरफ, मैं अगर इधर मूव करूंगा तो एयर रेजिस्टेंस पीछे की तरफ, ठीक है। लेकिन अगर इसमें दो केस हम लोग ले लेते हैं, एक केस
कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, एक्सेलरेशन जो रहता है अपना क्या रहेगा, जो रेजिस्टिव फोर्स मान लेंगे कि कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं भाई, कांस्टेंट है। एक रहेगा जब ये वाला केस आएगा, तो दोनों के लिए अलग अलग तरीके से हम लोग डील करते हैं। अपने पास दोनों केस देखते हैं। केस फर्स्ट, ठीक है। अब ये हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं कि मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी विथ एयर रेजिस्टेंस, ग्रेविटी विथ एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस के साथ अगर हमें मोशन अंडर ग्रेविटी डील करना हो तो कैसे डील करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं अपने पास अगर केस फर्स्ट देखते हैं कि एयर रेजिस्टेंस के कारण जो फोर्स लग रहा है वो कांस्टेंट है, इसी को लोग लिख लेते हैं क्या, रेजिस्टिव फोर्स कांस्टेंट हो, रेजिस्टिव फोर्स क्या हो, कांस्टेंट। तो उस केस में देखते हैं टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डेसेंट क्या होगा, ठीक है। उस केस में अपन मान लेते हैं अपने पास एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया अपन ने, एयर रेजिस्टिव फोर्स कितना है, कांस्टेंट, और ए है, लगेगा तो भाई वेलोसिटी के अपोजिट ही, उस चीज को, उस नेचर को हम चेंज नहीं कर सकते। तो चलो यार, मान लो किसी u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया अपन ने, ओके बढ़िया बात है, u से प्रोजेक्ट कर दिया, ये क्या आएगा, ऊपर जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद नीचे आएगा, होता यही है। ये टाइम ऑफ एसेंट और ये टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। यानी A से लेकर के B तक अगर देखें तो A to B जो आएगा, फॉर A to B के लिए बात करें तो यही हमारा क्या होगा, टाइम ऑफ एसेंट। अगर इसके लिए बात करें तो पार्टिकल जा किधर रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में, ठीक है, ऊपर के डायरेक्शन। इस पे रेजिस्टिव फोर्स किधर लगेगा, नीचे। तो अब अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन देखें तो उस केस में नीचे G लगेगा और रेजिस्टिव फोर्स के कारण एक्सेलरेशन भी A लगेगा नीचे के डायरेक्शन में। तो यानी A नेट की वैल्यू किसके बराबर भाई, G प्लस A के बराबर, कौन से डायरेक्शन में, नीचे के डायरेक्शन में। यानी रिटार्डेशन जो हुआ, पहले G था, अब क्या हो गया, और ज़्यादा हो गया। अगर और ज़्यादा हो गया तो उस केस में हमारा टाइम ऑफ एसेंट जो होगा वो क्या होगा, टाइम ऑफ एसेंट जो होगा वो हमारा क्या होगा, जब नॉर्मल केस, जब हम लोग क्या करेंगे कि अगर सपोज हमने क्या किया, विदाउट एयर रेजिस्टेंस अगर थ्रो करते थे तो पार्टिकल ऊपर जाता था, नीचे आता था, तो उस केस में एक्सेलरेशन G होता था और यही क्या होता था, A नेट। लेकिन ये किसके लिए, विदाउट एयर रेजिस्टेंस, विदाउट एयर रेजिस्टेंस। अब एक बात देखो, तो एयर रेजिस्टेंस में टाइम ऑफ लाइट किसके बराबर होता था, या टाइम ऑफ एसेंट, तो U बाई G करते थे। अब क्या होगा, तो U अपॉन G प्लस A, टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा, U अपॉन G प्लस A के बराबर, ठीक है भाई। वही V बराबर U प्लस AT लगाया, कुछ नहीं, V 0 हो गया मैक्सिमम हाइट पे, V बराबर U प्लस AT लगा दो, G प्लस A। यानी ये क्या होगा कि टाइम ऑफ एसेंट हमारा क्या होगा, टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। किससे, जब हम एयर रेजिस्टेंस कंसिडर नहीं करते थे उससे कम हो जाएगा। अगर हम बात करें टाइम ऑफ डिसेंट की, किसकी बात करते हैं, टाइम ऑफ डिसेंट। नाउ फॉर किसके लिए, फॉर B to A। अगर B to A की बात करें तो उसके लिए यहाँ पे अगर देखें तो टाइम ऑफ डिसेंट कितना होता था, U बाई G के, टाइम ऑफ डिसेंट कितना, U बाई G। लेकिन अगर ये इस वाले केस में देखें तो भैया वेलोसिटी नीचे, G नीचे, लेकिन A ऊपर, तो A नेट की वैल्यू किसके बराबर, तो A नेट की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, तो G माइनस A के बराबर। यानी A नेट हमारा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, A नेट हमारा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। पहले G से एक्सेलरेट कराता था नीचे आने में, अब क्या होगा, वो G माइनस A से एक्सेलरेट कराएगा। यानी पार्टिकल इन कंपैरिजन टू दिस वन थोड़ा धीरे 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 आएगा। यानी टाइम ऑफ डिसेंट जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन किससे, या टाइम ऑफ डिसेंट हमारा क्या हो सकता है, ये हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा। टाइम ऑफ डिसेंट क्या हो जाएगा, इस केस में टाइम ऑफ डिसेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। किससे, तो इन कंपैरिजन टू जो पहले, अगर जैसे मान लो एयर रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं करते थे तो उससे ज़्यादा होगा। जैसे मान लो सपोज पहले
अगर ये 10 सेकेंड में अगर सपोज ऊपर से नीचे आ रहा था, तो अब क्या होगा 15 सेकेंड 20 सेकेंड कुछ ऐसे टाइम लेगा, ठीक है। और एक ये रिलेशन किससे हो गया, जब एयर रेजिस्टेंस कंसिडर नहीं करते थे और जब एक बार करते थे। लेकिन अभी इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, तो उस केस में क्या होगा, टाइम ऑफ एसेंट विल बी लेस देन टाइम ऑफ डिसेंट। ऑब्वियसली यार पहले एक बात सोचो कि ये पहले दोनों बराबर, पहले ये दोनों u/g के बराबर होता था, अब ये डिक्रीज हो गया, ये इंक्रीज हो गया, तो ऑब्वियसली टाइम ऑफ एसेंट जो होगा वो क्या होगा, लेस देन टाइम ऑफ डिसेंट। मतलब बॉल ऊपर जाने में कम टाइम लेगा, नीचे आने में बहुत टाइम लेगा, धीरे धीरे आएगा, ठीक है। तो ये हो गया एयर जब रेजिस्टिव फोर्स अपना क्या हो, कांस्टेंट हो। अब हम लोग देख लेते हैं जो एक्चुअल होता है, ठीक है, थोड़ा सा इक्वेशन टाइप आएगा, लेकिन उसमें हम लोग देखते हैं अपने पास कि जब रेजिस्टिव फोर्स जो हो वो क्या हो, वेरिएबल हो, यानी F प्रोपोर्शनल टू -v हो। थोड़ा सा इसमें इंटीग्रेशन का यूज है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं जो एक्चुअल जो हमने देख रखा है, जो एक्चुअल में जो होता है कि जो एयर रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है। जितना ज़्यादा तेज मूव करोगे एयर रेजिस्टेंस भी क्या होगा, या रेजिस्टिव फोर्स भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मान लो हमने ये क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि क्वेश्चन के फॉर्म में ही कर लेते हैं कि एक पार्टिकल या एक बॉल को ड्रॉप कर दिया गया, ठीक है भाई, इसको ड्रॉप कर दिया, इसको ड्रॉप कर दिया यानी इनिशियल वेलोसिटी 0। अब इसके ऊपर जो फोर्स लगता है ना, वो फोर्स कौन सा होता है, रेजिस्टिव फोर्स जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू किसके बराबर है, F रेजिस्टिव, ये प्रोपोर्शनल टू -v है, इसको क्या लिख देते हैं, F इक्वल्स टू क्या है, FR इक्वल्स टू -K इंटू v। किधर लाएगा, बॉल ऊपर से नीचे आ रहा है, रेजिस्टिव फोर्स किधर लाएगा, ऊपर की तरफ। चलो भैया रेजिस्टिव फोर्स ऊपर लाएगा, ठीक है। किसी भी टाइम t पे हमें वेलोसिटी निकालनी है, हमें क्या निकालना, वेलोसिटी एट एनी टाइम t, हमें पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है किसी टाइम t पे। तो चलो यार मान लेते हैं कि पार्टिकल की वेलोसिटी t टाइम पे कितनी है, ये लो भाई ग्राउंड है, t टाइम पे वेलोसिटी इधर की तरफ, ठीक है, एट t इक्वल्स टू t। यहाँ पे किधर फोर्स लगेगा, एक mg फोर्स, और रेजिस्टिव फोर्स किधर, तो ऊपर के डायरेक्शन में kv, माइनस साइन क्या लिखना अपने पास, हमें पता है ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है अपने पास, -kv ले रहे हैं, ठीक है। अब एक बात देखो, तो इस केस में अगर हम लोग नेट फोर्स की बात करें तो F नेट इक्वल्स टू किसके बराबर, तो mg माइनस kv के बराबर, हाँ कि ना, नीचे mg ऊपर के डायरेक्शन में kv, तो कितना लगेगा mg माइनस kv। अगर एक्सेलरेशन लिखे तो a इक्वल्स टू क्या, तो g माइनस k बाई m इंटू वी, ठीक है, g माइनस कितना, k बाई m इंटू वी मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखो a इक्वल्स टू क्या लिख देते हैं, dv बाई dt, dv बाई dt इक्वल्स टू g माइनस k बाई m को एक कांस्टेंट मान लेते हैं, किसके बराबर, स्मॉल b के बराबर, k बाई m को कांस्टेंट मान लेते हैं b, तो ये कितना आ जाएगा, b इंटू वी। एक बात ध्यान रखना, इनिशियली जो फोर्स होगा ना, वो जैसे ही अगर बॉल को ड्रॉप करेंगे उस समय कौन सा फोर्स लगेगा, सिर्फ mg फोर्स, क्योंकि भैया उस समय तो वेलोसिटी 0, तो रेजिस्टिव फोर्स क्या होगा 0। उस कारण से बॉल नीचे आना शुरू होगा, नीचे आना शुरू होगा, लेकिन जैसे जैसे ये बॉल नीचे आएगा वेलोसिटी बढ़ेगा, वैसे वैसे रेजिस्टिव फोर्स भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, लेकिन F नेट किधर रहेगा, नीचे के डायरेक्शन में, ठीक है। तो चलो यार k बाई एम को हमने क्या मान लिया, स्मॉल b, तो dv अपॉन g माइनस b इंटू वी इक्वल्स टू कितना आएगा, तो चलो यार ये कितना dt, यही आएगा। t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी 0 और t इक्वल्स टू t पे वेलोसिटी कितनी, v के बराबर। यहाँ से देखो एक फॉर्मूला जो मैं बता रहा हूँ, वो फॉर्मूला आप ध्यान रखना कि 1 बाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई ए एक्स प्लस बी का जो इंटीग्रेशन होता है वो किसके बराबर होता है, तो नेचुरल लॉग ए एक्स प्लस बी अपॉन कितना a। क्या हो रहा है यहाँ से ध्यान से देखो कि ए एक्स प्लस बी है, तो ए एक्स प्लस बी है, तो जो x का कोएफिशिएंट है वो नीचे आ जाता है। यहाँ पे क्या है, v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो और v का कोएफिशिएंट क्या है, -b। तो चलो भैया यहाँ से अगर सॉल्व किया जाए तो क्या आएगा, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग g माइनस बी इंटू वी, और कहाँ से कहाँ तक ये -1 अपॉन वी, यही आएगा। 1 अपॉन a था, यहाँ पे -b है तो -1 अपॉन वी। लिमिट 0 से v इक्वल्स टू
t के बराबर। ठीक है भाई, यहाँ से ये कितना आ जाएगा, तो नेचुरल लॉग एक बार पुट करेंगे v तो g माइनस बी वी, माइनस एक बार 0 पुट करोगे तो नेचुरल लॉग g, यही आएगा, इक्वल्स टू माइनस ऑफ b इंटू टी। अब इसके बाद देखते हैं नेचुरल लॉग a माइनस नेचुरल लॉग b की जो प्रॉपर्टी होती है, नेचुरल लॉग a माइनस नेचुरल लॉग b, ये किसके बराबर होता है, तो नेचुरल लॉग a बाई b। ये अगर अप्लाई करें तो क्या आएगा, तो नेचुरल लॉग g माइनस बी वी अपॉन g इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी टी। फाइनली अगर देखें तो क्या आएगा, नेचुरल लॉग को उधर भेजते हैं तो यहाँ से 1 माइनस बी इंटू वी बाई जी इक्वल्स टू माइनस ई की पावर माइनस बी टी। यहाँ से अगर v की वैल्यू निकाले तो ये कितना आएगा, तो g बाई वी इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस बी टी। ये होगा हमारे पास फाइनल वेलोसिटी। अगर इस b की वैल्यू पुट करें तो किसके बराबर आएगा, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कितना, तो ये आ जाएगा अपने पास g अपॉन b की वैल्यू k बाई m, यानी mg बाई k इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ऑफ k बाई m इंटू टी। ये डरावना थोड़ा देखने में लग रहा है, लेकिन अपने को डरना नहीं है। एक बात ध्यान रखो, अगर इसका जो ग्राफ आता है, ठीक है, ग्राफ कैसा आता है वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ग्राफ हम लोग एक बार इसको ढंग से ग्राफ जो है ना वो ड्रॉ कर लेते हैं यार, एक करके। e टू द पावर x का ग्राफ कैसा होगा, e टू द पावर x ये माइनस x का ग्राफ कैसा होगा, तो वहां से एक बार ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। हमें ग्राफ किसका ड्रॉ करना है, तो v इक्वल्स टू माइनस g बाई वी, वही ले लेते हैं, थोड़ा सिंपल देखने में लग रहा है, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस बी टी। चलो यार, ग्राफ कैसे ड्रॉ किया गया ना वो समझते हैं हम लोग। एक बार देखो, y इक्वल्स टू ई टू द पावर x का ग्राफ हमें पता है, y इक्वल्स टू ई टू द पावर ग्राफ का क्या होगा, y इक्वल्स टू ई टू द पावर x का ग्राफ कैसा आएगा, तो ये लो भाई कुछ इस तरीके का। ये y इक्वल्स टू कौन सा है, ई टू द पावर x। y इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस x का ग्राफ कैसा होगा, कुछ इस तरीके का। ये किसका ग्राफ होगा, y इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस x का। फंक्शन के अंदर है, क्या करेंगे, y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेते हैं। अगर आपने बाहर माइनस साइन मल्टीप्लाई किया तो किसके अबाउट, x के अबाउट, तो यानी ये हम किसके अबाउट लेंगे, ऐसा y इक्वल्स टू माइनस ई टू द पावर माइनस x। अब हमने क्या किया है, अगर हमें क्या करना है, y इक्वल्स टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस x का ड्रॉ करना है, क्या करेंगे, इसको 1 से ऊपर उठा देंगे। कितने से, 1 से ऊपर उठा दो। ठीक है, ये पॉइंट कौन सा होता है, 0,1। ये पॉइंट कौन सा होगा, तो -1। अब हमें क्या करना है, इसको 1 से ऊपर उठाना है, तो कहाँ से पास होगा, ये ओरिजिन से पास हो जाएगा। ठीक है, और अगर उसमें कुछ मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा, फैक्टर उतने से बढ़ जाएगा। तो ग्राफ कैसा आएगा फाइनली, तो चलो भैया यहाँ से ये देख लेते हैं कि ये हमारे पास वेलोसिटी हो गया, ये हमारे पास टाइम हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, ये अपने पास यहाँ से ये ग्राफ कुछ ऐसा ही आएगा। और ये जो वैल्यू हो गई, ये कितना जी, ये 1 से ऊपर उठाया अपन ने, कहाँ से पास होगा, 0 से, ओरिजिन से पास करा। ये जो पॉइंट होता है, ये मल्टीप्लाई जो किया उससे क्या फर्क पड़ेगा कि t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे, यहाँ से अगर हम लोग चाहे तो देख भी सकते हैं, इसमें t इक्वल्स टू अगर 0 पुट किया जाए तो ये कितना, e की पावर -0 1, तो ये कितना, v इक्वल्स टू 0, और t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पुट करोगे तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, v इक्वल्स टू कितना, mg बाई k। यानी ये क्या बता रहा है कि इनफाइनाइट टाइम पे जो वेलोसिटी आएगी वो किसके बराबर आएगी, mg बाई k या g बाई b बोल दो। ठीक है, mg बाई k के बराबर, ये हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी। और इसी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। इसी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी की, वेलोसिटी एट इनफाइनाइट टाइम। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट हमें ध्यान से देखना है कि ये जो वेलोसिटी आती है ना, ये इनफाइनाइट टाइम पे, यानी ये वेलोसिटी वो कभी गेन नहीं करेगा, बहुत लंबा टाइम लगेगा, 200 450 साल पर ऐसे लगेगा कुछ। लेकिन जो कुछ एक फाइनाइट टाइम के बाद जो होगा वो लगभग इसके बराबर वेलोसिटी गेन जरूर कर लेगा। मतलब एक, जैसे मान लो सपोज अगर यहाँ से ऐसे अगर पहुँच ही गया तो यहाँ बोल ही सकते हैं यार लगभग उतनी ही वेलोसिटी है। तो हम ये चीज़ ध्यान रखना है कि एट फाइनाइट टाइम, ठीक है ना, एट फाइनाइट टाइम
अगर ये ऑप्शन आ रहा है वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट, तो हाँ ये बोल देना है लगभग, ये चीज करेक्ट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, कई कई ऑप्शन में लिखा हुआ रहता है कि अगर ऐसा केस है तो आफ्टर फाइनाइट टाइम वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट हो जाता है। क्यों कांस्टेंट क्यों मानते हैं हम लोग? एक्चुअल में ये वेलोसिटी होगी इसकी टर्मिनल वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी, वो अदरवाइज बढ़ता रहेगा, लेकिन ये वेलोसिटी वो इनफाइनाइट टाइम पे गेन करेगा, और इनफाइनाइट टाइम पे, लेकिन किसी पर्टिकुलर फाइनाइट टाइम के बाद है लगभग इसके बराबर वेलोसिटी जरूर गेन कर लेता है वो। तो इसलिए जैसे मान लो सपोज मेरी टर्मिनल वेलोसिटी 10.10 मीटर पर सेकेंड, अगर मैंने 9.999 ऐसे बहुत दूर जा करके 8 मीटर पर सेकेंड गेन कर लिया, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि लगभग हाँ यार मेरी वेलोसिटी ऑलमोस्ट 10 हो चुकी है, कांस्टेंट हो चुकी है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपको ऑप्शन में ये आता है ना कि वेलोसिटी आफ्टर फाइनाइट टाइम जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो वो आपको टिक मार्क सही करना है, ठीक है ना, सही मार्क करना है उसको, ठीक है। तो ये था हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी विद एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। हमने दोनों केस देख लिए कि जब एक बार क्या हो कि जब एयर रेजिस्टेंस हमारा क्या हो कांस्टेंट हो, एक बार क्या हो जब एयर रेजिस्टिव फोर्स प्रोपोर्शनल टू वी हो, ठीक है। तो ये हमने देख लिया अब यहाँ से। अब इसके चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि मान लो ऐसे ही बस फटाफट हो जाएगा, ये आसान सवाल है कि मान लो h हाइट से हमने क्या किया, h हाइट से 2 बॉल ड्रॉप किए m1 और m2, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है रेजिस्टिव फोर्स प्रोपोर्शनल टू मास है, रेजिस्टिव फोर्स प्रोपोर्शनल टू मास है और m1 ग्रेटर देन m2 है, रेजिस्टिव फोर्स प्रोपोर्शनल टू मास है और m1 ग्रेटर देन m2 है। h हाइट से ड्रॉप किया है, बोला जा रहा है कौन जो है वो पहले ड्रॉप होगा, कौन जो है वो पहले आकर के ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। तो देख लो यार, मान लो अपने पास F प्रोपोर्शनल टू मास है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही होगा क्योंकि मास क्या है हमारा कांस्टेंट, तो ऑब्वियसली हमारा क्या होगा इस केस में m1 ग्रेटर देन अगर m2 है। यहाँ से देखें तो किसी भी टाइम पे वेलोसिटी एक्सेलरेशन g नीचे और एक ऊपर एक्सेलरेशन होगा, तो a नेट की वैल्यू क्या होगी g माइनस a, ठीक है। और a1 अगर देखें इसके लिए a1 और इसके लिए a2, लो भैया हमें पता है m1 ग्रेटर देन m2, तो a1 ग्रेटर देन क्या होगा a2, a1 ग्रेटर देन a2 यानी a नेट ऑफ, जिसके लिए ये ज़्यादा ये कम, a नेट ऑफ 1 विल बी लेस देन a नेट ऑफ सेकेंड। पहले के लिए a नेट क्या होगा कम, दूसरे के लिए a नेट ज़्यादा। a नेट किधर नीचे के डायरेक्शन में भाई, ये किधर के डायरेक्शन में हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जिसका ज़्यादा होगा वो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा कम होगा, यानी अपने पास t1 विल बी ग्रेटर देन t2, t1 विल बी ग्रेटर देन t2, ठीक है। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है, कभी मास के प्रोपोर्शनल कर देंगे, कभी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, कभी वेलोसिटी कांस्टेंट करके, तो तीनों केसेज हमने देख लिए, ठीक है। तो ये हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी था कंप्लीट, ठीक है। अगले